मेरा अंदाजा है कि माइकल ठट्ठा में होगा। वहां से कराची पहुंचने में बमुश्किल 2.5-3 घंटे लगते हैं। वो चाहे तो रोजाना वहां से यहाँ आ भी सकता है और अपना काम खत्म करके लौट भी सकता है। इसके अलावा दूसरी महफूज जगह उसका सिफारत खाना है, मगर सिफारत खाने में रहकर वो आज़ादी से अपनी सरगर्मियां जारी नहीं रख सकता, क्योंकि वो जगह न सिर्फ पाकिस्तानी पुलिस बल्कि दीगर खुफिया एजेंसियों की नज़र में भी होती है। ग्लोरिया ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है कि माइकल ठट्ठा में है। मैं उसके मिजाज से वाकिफ हूँ। वो हमेशा ऐसी जगहों को तरजीह देता है जहाँ किसी की मुदाखलत का अंदेशा कम से कम हो। करम अली ने कहा, मगर एक बात जहन में रखना, अगर माइकल वहाँ हुआ तो मूसा खान ने वहाँ कदम कदम पर गार्ड्स का जाल बिछा दिया होगा। वो जगह भी ऐसी है कि पूरी बटालियन भी आसानी से वहाँ छुप सकती है। मैंने पूछा, वहाँ टेलीफोन है? मेरी बात सुनकर करम अली मुस्कुराया, बोला, टेलीफोन? वहाँ तो लाइट भी नहीं है, जनरेटर इस्तेमाल होते हैं। राब्ते का जरिया ट्रांसमीटर्स हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ कि इस सिलसिले में क्या हो सकता है। ये कहकर मैं सब लोगों के साथ कमरे से बाहर निकल आया। हम में से हर शख्स अपने तौर पर कुछ सोच रहा था। मैंने फर्डिनेंड से कहा, हमारे आदमियों में किसका ताल्लुक सिंध से है? फर्डिनेंड बोला, बशीर का ताल्लुक दादू से है। इसके अलावा इरफान भी सांगढ़ से ताल्लुक रखता है। मैंने कहा, बशीर को भेजो। ये कहकर मैं अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। पल पल बदलती हुई सूरत हाल ने दिमाग की चूलें हिला दी थीं। यही हाल तैमूर और ग्लोरिया का भी था। वो दोनों भी मुसलसल सोच रहे थे। थोड़ी देर के बाद बशीर दरवाजा नॉक करके अंदर आ गया। उसने मुअद्दब अंदाज में कहा, यस सर। मैंने कहा, तुम्हारा ताल्लुक दादू से है? उसने कहा, यस सर। मैंने पूछा, कभी ठट्ठा भी गए हो? वो बोला, मैं कई साल तक ठट्ठा में रहा हूँ। वहाँ मेरे एक मामू रहते हैं। वहाँ मेरे कई दोस्त भी हैं। उनसे मिलने अक्सर वहाँ जाता रहता हूँ। मैंने करम अली का दिया हुआ पर्चा जेब से निकाला और उससे मूसा खान की हवेली के बारे में पूछा, जो ठट्ठा के किसी वडेरे हुसैन बख्श की मिल्कियत थी। वो बोला, ये हवेली तो ठट्ठा से बहुत दूर रईस हुसैन बख्श की जमीनों पर है, मगर अब तो बरसों से गैर आबाद है। बड़े रईस अल्लाह बख्श के मरने के बाद वहाँ कोई नहीं रहता। लोग कहते हैं कि इस हवेली में जिन रहते हैं। मैंने कहा, और वहाँ जो खेत हैं उनकी देखभाल कौन करता है? बशीर बोला, वहाँ अब खेत कहाँ हैं? थोर की वजह से वो जमीन बंजर हो चुकी है। रईस हुसैन बख्श की इतनी जमीनें हैं कि उसे उन जमीनों की भी परवाह नहीं। मैंने कहा, तुम आज ही ठट्ठा जाओ और अपने दोस्तों से मालूम करो कि उस हवेली की तरफ जाने वाले रास्ते पर उन्होंने कोई गाड़ी या जीप तो नहीं देखी। हाँ, वहाँ जाने से पहले अपना हुलिया बदल लेना। वहाँ ये जीन्स और जैकेट नहीं चलेगी। बशीर जल्दी से बोला, मैं जानता हूँ सर, मैं हमेशा वहाँ मकामी लिबास में जाता हूँ। मैंने कहा, बस अब तुम जाओ और वहाँ से मालूमात हासिल करते ही फर्डिनेंड को इत्तला कर दो। बशीर ने मुस्तैदी से कहा, ओके सर। मैंने एक मरतबा फिर करम अली से शॉर्ट सर्किट टीवी के जरिए राब्ता किया और उससे मूसा खान के वो फ़ोन नंबर्स पूछे जिन पर उसके मिलने की उम्मीद थी। जवाब में करम अली ने तकरीबन 10 फ़ोन नंबर्स लिखवा दिए। मैं अब मूसा खान से छेड़छाड़ करना चाहता था। इसके लिए मैं घर का फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, वरना मूसा खान उसे ट्रेस कर लेता। मैं दूर दराज का कोई PCO इस्तेमाल करना चाहता था। उस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। मुझे अचानक ख्याल आया कि सुबह एयरपोर्ट पर होने वाली कार्रवाई की खबर शाम के अखबारात में जरूर आई होगी। उन दिनों शाम के सिर्फ 3 या 4 अखबारात निकला करते थे, जिनमें से 2 उर्दू और 2 इंग्लिश के। मैंने माइक्रोफोन पर इरफान से वो चारों अखबारात मंगवाने को कहा। थोड़ी देर बाद एक मुलाजिम वो अखबारात ले आया। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक 4 में से 3 अखबारात में मेरी ड्रामाई गिरफ्तारी की खबर थी। इंग्लिश के एक अखबार ने तो एक तस्वीर भी शाये की थी। ये तस्वीर उस वक्त की थी जब वो जाली फौजी मुझे जीप में बिठा रहे थे। उर्दू अखबारात की सुर्खियां ज्यादा सनसनीखेज थीं। मशहूर बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द कामरान चौधरी ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार, उसके साथ ही फरार होने में कामयाब। दूसरे अखबार की सुर्खी थी, फौजी हुक्काम ने मशहूर बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द कामरान को गिरफ्तार कर लिया। कराची एयरपोर्ट पर खौफ व हरास। पुलिस ने इस वाक़े से लाइल्मी का इजहार किया है। कामरान गुज़श्ता कई बरस से हुकूमत को मतलूब था। फौजी हुक्काम ने इस वाक़े पर किसी भी तबसरे से इनकार कर दिया है, ताहम सनसनीखेज इंकशाफात की तवक्को है। तैमूर ने कहा, कामरान, तुम्हें पहली फुर्सत में फौजी हुक्काम से कांटेक्ट करना चाहिए। उन लोगों की पोजीशन तो बहुत ख़राब हो गई है। मैंने कहा, ठीक कहते हो, मुझे आज ही आर्मी के उस अफसर से मिलना पड़ेगा जिसके नाम लेटर है। तैमूर हंसकर बोला, फिर तुम ऐसा करो कि वहाँ से मूसा खान को फ़ोन कर देना। वो नंबर अगर ट्रेस भी करेगा तो सर पीट कर रह जाएगा। मैं अचानक उठ खड़ा हुआ और रवानगी की तैयारी करने लगा। रवानगी से पहले मैंने तैमूर और ग्लोरिया से कहा, हालात बहुत गैर यकीनी हैं। तुम लोग हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना। न जाने आर्मी वालों का क्या रद्द-ए-अमल होगा। मुमकिन है वो लोग वाकई मुझे गिरफ्तार कर लें। इस सूरत में यहाँ की सब जिम्मेदारी ग्लोरिया के जिम्मे होगी। हाँ, तुम कांता और विजय की खैर खैरियत भी दरियाफ्त करते रहना। मेरी बातें सुनकर ग्लोरिया की आंखों में आंसू आ गए। वो भर्राई हुई आवाज में बोली, ऐसी मायूसी की बातें करके जाओगे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। फिर वो उछल कर बोली, एक आइडिया है, अभी अभी मेरे जहन में आया है।
मुमकिन है तुम्हें भी पसंद आए। तुम किसी पीसीओ से आर्मी के उस मुतल्लिका अफसर को फोन करो और उसे बताओ कि तुम मूसा खान और माइकल की कैद में हो। मैंने तंजिया लहजे में कहा, वो लोग पूछेंगे नहीं कि जब तुम कैद में हो तो फोन कैसे कर रहे हो। ग्लोरिया बोली, पूरी बात सुने बगैर मत बोला करो। पहले फर्डिनेंड माइकल बनकर फोन करेगा और उन लोगों से तुम्हारे इवज भारी तावान का मुतालबा करेगा। मैंने फर्डिनेंड का नाम इसलिए लिया है कि वो माइकल के अंदाज़े गुफ्तगू से वाकिफ है और किसी हद तक उसकी आवाज़ भी माइकल से मिलती है। इतनी बारीकी में तो वो लोग भी नहीं जाएंगे, मगर अमेरिकन लबो लहजा तुम इख्तियार कर सकते हो, मगर तैमूर नहीं। तैमूर उन लोगों से मूसा खान बनकर बात करेगा और उन्हें जताएगा कि वो इतनी ताकत रखता है कि कामरान को आर्मी वालों से छीन सके। उसके बाद सबूत के तौर पर आर्मी के उस अफसर से तुम्हारी बात करवा दी जाएगी। यूं तुम गिरफ्तारी से भी बच जाओगे और आर्मी इंटेलिजेंस और ISI दोनों मूसा खान और माइकल के पीछे पड़ जाएंगे और वो लोग बेखबरी में मारे जाएंगे। माइकल पर तो शायद वो लोग फौरी तौर पर हाथ न डालें, मगर मूसा खान को आज ही उठा लेंगे। वो लाख इनकार करे कि कामरान मेरी तहवील में नहीं है, मगर उसकी फिर कौन सुनेगा। ग्लोरिया की तजवीज़ ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उसका मंसूबा वाकई काबिल अमल था। उसमें हकीकत का मजीद रंग भरने के लिए मैं चाहता था कि आर्मी वालों को मूसा खान ही के किसी ठिकाने से फ़ोन किया जाए, ताकि अगर वो लोग टेलीफोन नंबर ट्रेस भी कर लें तो उनका यकीन मजीद पुख्ता हो जाए। मैंने जेब से करम अली का दिया हुआ पर्चा निकाला और एक बार फिर उसका जायजा लेने लगा। मूसा खान का एक ठिकाना सदर के मारूफ इलाके में भी था। मैंने बात करने के लिए उसी ठिकाने का इंतखाब कर लिया। पुररौनक इलाके में होने की वजह से वहाँ मूसा खान ने ज्यादा मुहाफिज नहीं रखे होंगे। मजीद मालूमात करम अली से हासिल हो सकती थी। मैंने शॉर्ट सर्किट टीवी के जरिए करम अली से राब्ता किया और उससे सदर वाले ठिकाने के बारे में पूछा। उसने कहा वो तो मूसा खान का गैर अहम सा एक गोदाम है, जहाँ एक चौकीदार बैठा ऊँघता रहता है। कभी माल ज्यादा हो जाए तो मूसा खान उस गोदाम को इस्तेमाल करता है, वरना वहाँ चावल की बोरियों और दूसरे काठ कबाड़ का अंबार है। चावल की एक्सपोर्ट वो दिखावे के लिए करता है। मैंने पूछा, वहाँ टेलीफोन है? उसने कहा वो जगह पहले एक आड़ती के पास थी, इसलिए वहाँ एक नहीं बल्कि 2 टेलीफोन मौजूद हैं। फिर मैंने उससे जगह का महले वकूफ पूछकर अच्छी तरह जहन नशीन किया और रवानगी के लिए तैयार हो गया। हम लोग मेन गेट की बजाय बंगले के पिछले हिस्से से बाहर निकले। तैमूर और फर्डिनेंड मेरे साथ थे। ग्लोरिया को मैंने वहीं छोड़ दिया था कि किसी जिम्मेदार शख्स की मौजूदगी बंगले में जरूरी थी। मैंने सफदर को हिदायत कर दी थी कि वो गाड़ी लेकर अगले चौक पर पहुंच जाए। मैंने फर्डिनेंड को भी ब्रीफ कर दिया था कि उसे क्या कहना है। अगले चौक तक पहुंचने के लिए हमें कम से कम 1.5 फरलांग पैदल चलना पड़ा। वहां सफदर गाड़ी समेत मौजूद था। ये वही लैंड क्रूजर थी जो सुबह उन लोगों ने इस्तेमाल की थी। मैंने गाड़ी की पिछली नशिस्त संभाल ली। फर्डिनेंड मेरे साथ था। तैमूर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। मैंने सफदर को मतलूबा इलाके का पता समझाया और पिछली सीट पर नीम दराज हो गया। मैं आंखें मूंदे आइंदा का लाहे अमल तरतीब दे रहा था। मुझे उम्मीद थी कि मेरे इस इक़दाम के नतीजे में आर्मी वाले फौरन ही मूसा खान को गिरफ्तार कर लेंगे। करम अली पहले ही हमारी कैद में था। यूं फौरी तौर पर उसकी कुव्वत का शिराजा बिखर जाता और उसके गिरोह की रहनुमाई करने वाला कोई न होता। मैं चौंका तो उस वक्त जब तैमूर ने बताया कि हम सदर के इलाके में पहुंच गए हैं। उस वक्त रात के 8 बजे थे, मगर सदर के इलाके में रश और भीड़ भाड़ का वही आलम था। वो गोदाम अब्दुल्ला हारून रोड से मुत्तसिल एक गली में था। मैंने गुर्रा कर कहा, गाड़ी किसी ऐसी जगह पार्क करो जहां से हमें निकलने में कोई दुश्वारी ना हो। मैंने जानबूझकर ये लहजा इख्तियार किया था ताकि सफदर मेरे अहकामात पर हर्फ ब हर्फ अमल करे। उसने कुशादा सी जगह देखकर गाड़ी पार्क कर दी। मैंने सफदर से कहा, तुम गाड़ी में ही बैठोगे और अगर हम लोग आधे घंटे के अंदर वापस ना आए तो तुम हमें कवर देने के लिए वहां आ जाना। फिर मैंने उतरते हुए कहा, रिवॉल्वर है तुम्हारे पास? वो बोला, मैं पूरी तरह मुसल्ला हूँ बॉस। मेरे पास रिवॉल्वर के अलावा एक फोल्डिंग राइफल और सब मशीन गन भी है। मैंने गुर्रा कर कहा, जितना पूछा जाए उसी का जवाब दिया करो। और तुमसे किसने कहा था कि असलहे का ये अंबार उठा कर लाओ? क्या रवानगी से पहले तुमने किसी से मशवरा किया था? वो बोला, नहीं बॉस। मैंने हाथ उठाकर उसे बोलने से रोक दिया। कहा, मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज है। अगर शुबे की बिना पर गाड़ी की तलाशी ली गई तो तुम्हारे साथ हम भी जेल की हवा खाएंगे। आइंदा अपने इख्तियारात से तजावुज मत करना। उसे बुरी तरह झिड़क कर मैं उस गोदाम की तरफ बढ़ गया जो मूसा खान की मिल्कियत था। अब्दुल्ला हारून रोड की जगमगाती रोशनियां अब मांद पड़ती जा रही थीं, क्योंकि 8 बजे के बाद दुकानें बंद होने लगती हैं। उससे मुत्तसिल गलियों में तो KESC की मेहरबानी की वजह से मुकम्मल तारीकी थी, जो उस वक्त हमारे लिए बहुत सूदमंद थी। वहाँ मुख्तलिफ इदारों और कंपनियों के बड़े बड़े वसीओ अरीज गोदाम थे, जो तकरीबन सभी बंद थे। इक्का दुक्का गोदामों के ज़ेली दरवाजे खुले हुए थे और उनमें से मध्यम रोशनी बाहर आ रही थी। मूसा खान का गोदाम मुकम्मल तारीकी में डूबा हुआ था। मैंने गौर किया तो उसके वसी फाटक पर ताला नहीं था। इसका मतलब यह था कि गोदाम का चौकीदार अंदर ही मौजूद है। तैमूर और फर्डिनेंड मुझसे चंद गज के फासले पर तारीकी में छुपे हुए थे। मैंने चंद लम्हे गौर किया।
फिर गोदाम के आहनी गेट पर जोर जोर से दस्तक देने लगा। अंदर से झुंझुलाई हुई आवाज सुनाई दी, कौन है वो? सब्र करो, अभी आता हूँ। फिर फाटक की जेली खिड़की खुली और उसमें से एक करख्त चेहरे वाला शख्स नमूदार हुआ। वो खासा दराज कद और मजबूत जिस्म का मालिक था। चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें थीं। गली की नाकाफी रोशनी में मुझे इतना ही दिखाई दे सका। उसने शायद गहरा नीला या ब्राउन या फिर स्याह शलवार सूट पहन रखा था। मैंने करख्त लहजे में कहा, क्या तुम्हें यहाँ इसलिए रखा गया है कि तुम सरे शाम लंबी तान कर सो जाओ? वो बोला, मैं सोया तो नहीं था साहब, बस जरा लेट गया था। मैंने कहा, दरवाजा खोलो, मैं माल लेकर आया हूँ, ट्रक गली में खड़ा है। फिर मैंने कुछ सोच कर बोला, माल उतरवाएगा कौन? मेरे साथ ज्यादा आदमी नहीं है। यहाँ कितने आदमी हैं? बोला, साहब यहाँ पे तो मैं अकेला ही होता हूँ। मैंने उसे झिड़क दिया, कहा, झूठ मत बोलो मुझसे। वो बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब, बहुत दिन से कोई गाँव वाला भी नहीं आया। मेरा एक चचाजाद इधर रहता था, वो भी शादी बनाकर कायदाबाद चला गया। ये कहता हुआ फिर वो चौंक कर बोला, मगर तुम कौन है साहब? हमने तुमको पहली दफा देखा है। मैंने सर्द लहजे में कहा, और आइंदा कभी देखोगे भी नहीं। मैंने अचानक रिवॉल्वर निकाल लिया। उस पर साइलेंसर भी फिट था। चौकीदार खासा जीदार आदमी था। खौफजदा होने के बजाय उसने झपट कर मुझसे रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की और यही उसके हक में खतरनाक साबित हुई। वरना मेरा इरादा था कि उसे बेहोश करके साथ ले जाऊंगा और रास्ते में कहीं फेंक दूंगा। उसने मेरे रिवॉल्वर वाले हाथ पर झपटा मारा। रिवॉल्वर मेरे हाथ से निकल गया। उसने फुर्ती से अपना रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, मगर मेरी किक उसके सीने पर पड़ी। जर्ब इतनी शदीद थी कि उसकी पसलियां चटकने की आवाज मेरे कानों तक पहुंची। वो जमीन पर गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। मैंने झुककर उसकी नब्ज देखी, दिल की धड़कन महसूस की, मगर वो मेरी जर्ब बर्दाश्त नहीं कर सका था और एक ही लात में उसका काम तमाम हो गया था। मैंने उसे घसीट कर कोने में डाला और सीटी की मखसूस आवाज से तैमूर और फर्डिनेंड को अंदर आने का इशारा किया। गेट के नजदीक ही एक कमरे में रोशनी हो रही थी और तंबाकू की बू फैली हुई थी। चौकीदार शायद हुक्का पीने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि चिल्लम में तंबाकू अभी तक सुलग रही थी। मैंने कहा, तैमूर तुम गेट अंदर से बंद कर दो, मैं और फर्डिनेंड एक नजर इस गोदाम का जायजा लेंगे। ये कहकर मैंने जेब से पेंसिल टॉर्च निकाली और अंदर की तरफ बढ़ गया, क्योंकि अंदर घोर तारीकी थी। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि वहाँ चौकीदार के सिवा कोई और तो मौजूद नहीं है। वो खासा वसी और ईज गोदाम था। उसमें बड़े बड़े 3 हॉल नुमा कमरे थे, जिनमें जमीन से लेकर छत तक चावल की बोरियों के अंबार थे। चौकीदार के सिवा वहाँ कोई अजनबी नहीं था। उन कमरों के अलावा वहाँ छोटा सा एक कमरा और भी था, जो ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल होता था, क्योंकि वहाँ पुरानी सी एक मेज और 3-4 कुर्सियों के अलावा दीवार के साथ 2-3 लकड़ी की पुरानी अलमारियां भी थीं। वहीं मेज पर टेलीफोन सेट भी मौजूद थे। मैंने तैमूर को भी वहीं बुलाया। कमरे में लाइट भी होगी, मगर मैं रोशनी नहीं करना चाहता था। मैंने जेब से कागज का वो पुर्जा निकाला जिस पर आर्मी हेडक्वार्टर और मुतल्लिका अफसर का नंबर था, जो मैंने टेलीफोन डायरेक्टरी से हासिल किया था। मैंने वो नंबर फर्डिनेंड के हवाले किया और उससे नंबर मिलाने को कहा। नंबर मिलाते ही फर्डिनेंड की कॉल रिसीव कर ली गई। फर्डिनेंड ने खालिस अमेरिकन लहजे में कहा, मैं कर्नल IA खान से बात करना चाहता हूँ, ये बहुत जरूरी है। मैं माइकल हूँ और दहशतगर्द कामरान के सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, बात करवाओ। फिर वो माउथ पीस पर हाथ रख कर बोला, कर्नल मौजूद नहीं है, मगर ड्यूटी अफसर मेरी बात किसी ब्रिगेडियर से करवाना चाहता है। फिर वो फौरन ही बोला, हेलो, यस माइकल स्पीकिंग। फिर उसने मेरी हिदायत के मुताबिक वही कुछ दोहरा दिया जो मैंने उसे समझाया था। फिर तैमूर ने आवाज को हत्तुल इम्कान मूसा खान की तरह बनाकर बात की और उन्हें अच्छी तरह मुश्तइल करने के बाद रिसीवर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले ओए कामरान, तू खुद बात कर अपने सगों से। इन्हें यकीन नहीं आ रहा कि तू हमारी कैद में है और तेरी वजह से तो मैंने अभी अपने चौकीदार को मार दिया है। उसने मुझे पहचान लिया था। मुझे शुबा था कि यह भी जाकर पुलिस को इत्तला दे देगा। तैमूर ने बहुत सफाई से चौकीदार का कत्ल भी मूसा खान के खाते में डाल दिया। मैंने रिसीवर उसके हाथ से लेकर नहीफ आवाज में कहा, हेलो सर, मैं कामरान बोल रहा हूँ। ये मुझसे 5 करोड़ रुपए का मुतालबा कर रहे हैं। मैं इतनी रकम इन्हें कैसे दे सकता हूँ? माइकल खास तौर पर मेरे पीछे अमेरिका से आया है। इसने मूसा खान की मदद से मुझे अगवा किया है और अब ये लोग मुझे अजियतें दे रहे हैं। इनका कहना है कि जब हम तुझे आर्मी वालों से छीन सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। अचानक कमरा तेज रोशनी से जगमगा उठा। मैं बौखला कर पलटा और हैरान रह गया। मेरे हाथ से रिसीवर छूट गया, क्योंकि कमरे के दरवाजे पर 2 मुसल्ला नौजवान खड़े थे। परेशानी की बात यह थी कि उनके अकब में माइकल खड़ा था। उसके होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। मैंने गैर इरादी तौर पर अपने दोनों हाथ उठा लिए। माइकल की आवाज में किसी दरिंदे की गुर्राहट थी। बोला, बस खेल खत्म हो गया कामरान, अब ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। अचानक मुझे ख्याल आया कि आर्मी हेडक्वार्टर से अभी सिलसिला मुनक़ता नहीं हुआ होगा। इसी फौरी ख्याल के तहत मैंने बुलंद आवाज में कहा, देखो माइकल, तुम्हारी दुश्मनी ग्लोरिया से है। मुझे आखिर तुम किस जुर्म की सजा दे रहे हो? मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगा?
माइकल झुंझला कर बोला, क्या बकवास है। फिर वो अपने साथियों से मुखातिब हुआ, इस हरामजादे को बांध कर यहीं किसी कमरे में डाल दो, इसका फैसला बाद में मूसा खान करेगा। फिर उसकी नजर अचानक झूलते हुए रिसीवर पर पड़ी। वो बेख्तियार रिसीवर की तरफ झपटा और लम्हे भर को उसका ध्यान मुझसे हट गया। वही फैसला कुन लम्हा था। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया ही था कि तैमूर गोया उड़ता हुआ उस पर झपटा और उसे लिए हुए मुखालिफ समत में ढेर हो गया। तैमूर ने बरक रफ्तारी से बाएं हाथ का हल्का उसकी गर्दन में डाला और उसके चौड़े चकले जिस्म को ढाल बनाकर रिवॉल्वर माइकल की कनपट्टी पर रख दिया। फिर बोला, अपने कुत्तों से कहो कि हथियार फेंक दें, वरना मेरा रिवॉल्वर बेआवाज चलता है। माइकल ने कहर आलूद लहजे में तैमूर को इंतहाई गलीज गाली दी। फिर बोला, हरामजादो, मेरा नाम माइकल है। और उसका जुमला अधूरा रह गया क्योंकि तैमूर ने रिवॉल्वर की वजनी नाल खासी कुव्वत से उसके चेहरे पर रसीद कर दी थी। तैमूर गजबनाक हो गया, बोला, कुत्ते की तरह भौंके जा रहा है। मैं जानता था कि उससे गाली बर्दाश्त नहीं होती। माइकल के होंठ बुरी तरह फट गए थे और शायद दांत भी मुतासिर हुए थे। वो खून थूकते हुए बोला, देखो, तुम लोगों को अंदाजा नहीं है कि कितनी बड़ी मुसीबत। तैमूर धाड़ा, शट अप, और अगर तुमने फौरन अपने साथियों से हथियार फेंकने को नहीं कहा तो मैं बिला झिझक तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। उसके दोनों मकामी साथी भी तजब्जुब में थे। बाजी उलटते ही वो दोनों सरासीमा हो गए थे, वरना अगर वो चाहते तो मुझे और फर्डिनेंड को फौरी तौर पर गोली मार सकते थे, मगर वो बेचारे शायद अपने तौर पर फैसला करने के काबिल नहीं थे। उन दोनों के अंदाज से लग रहा था जैसे वहां से फरार के चक्कर में हों। उनके पास बस चंद लम्हे थे। उन्हीं चंद लम्हों में फर्डिनेंड लपक कर अलमारी की ओट में हो गया और मैंने यूं ही एक हवाई फायर कर दिया। माइकल के मकामी साथियों की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई और वो अंधाधुंध बाहर के दरवाजे की जानिब भागे। वो बेचारे मामूली किस्म के उचक्के थे। इस किस्म के लोग उमूमन कत्ल व गारतगरी से दूर ही रहते हैं। माइकल भी शदीद उजलत में उन दोनों को साथ ले आया था, या फिर वो महज शोपीस थे और माइकल को यकीन था कि वो तन्हा हमसे निमट लेगा। मैंने बुलंद आवाज में कहा, फर्डिनेंड, देखो, यहाँ कहीं रस्सी जरूर होगी, इस हरामजादे को बांध कर ले चलो। फर्डिनेंड फुर्ती से बाहर निकल गया। मैंने इस दौरान में माइकल की तलाशी ले डाली। उसकी जेब से एक माउजर, अजीब वजह की एक गन और डॉलर्स और रुपयों से भरा हुआ एक पर्स बरामद हुआ। माइकल ने एक मर्तबा फिर आजाद होने के लिए जान तोड़ कोशिश की, मगर कामयाब न हो सका। वो तैमूर के शिकंजे में था और ये तो तैमूर का खतरनाक तरीन दाव था। फर्डिनेंड रस्सी का एक लच्छा ले आया। मैंने रस्सी उसे लेकर कहा, तुम गाड़ी यहीं ले आओ, मैं इस कुत्ते को बांधता हूँ। फर्डिनेंड तैमूर से गाड़ी की चाबी लेकर फिर बाहर निकल गया। मैंने फुर्ती से माइकल के हाथ पांव जकड़ दिए। फिर एहतियातन मैंने रिवॉल्वर का दस्ता उसकी खोपड़ी पर रसीद कर दिया। बंधा होने की वजह से फर्श पर तो वो पहले ही पड़ा था, बस उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। उसी वक्त फर्डिनेंड गाड़ी लेकर आ गया। इस तमाम कार्रवाई में बमुश्किल 15 मिनट लगे थे, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कई घंटे गुजर गए हों। माइकल को बाहर ले जाने के बजाय फर्डिनेंड गाड़ी अंदर ले आया था। तैमूर ने फुर्ती से माइकल को पिछली सीट के पायदान में ठूंसा। उसके साथ मैं भी पिछली सीट पर बैठ गया। फर्डिनेंड ने रिवर्स करके गाड़ी बाहर निकाली तो तैमूर ने जल्दी से बड़ा गेट बंद किया और झपट कर वो भी पैसेंजर सीट पर बैठ गया। फर्डिनेंड ने झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी और गोली की तरह अब्दुल्ला हारून रोड पर दौड़ाने लगा। मैंने झल्ला कर कहा, स्पीड कम करो अहमक, इतनी स्पीड से चलोगे तो कोई ट्रैफिक ऑफिसर या पुलिस की कोई मोबाइल हमारे पीछे लग जाएगी। फर्डिनेंड ने स्पीड कम कर दी। इस दौरान में हम लकी स्टार तक जा पहुंचे थे। लकी स्टार के राउंड अबाउट पर मुझे आर्मी वालों की एक जीप और एक पिकअप नजर आई। ये दोनों गाड़ियां तेज रफ्तारी से अब्दुल्ला हारून रोड की तरफ बढ़ गईं। पिकअप के पिछले हिस्से में 5 चाको चौबंद जवान सवार थे। उसकी छत पर एक LMG नस्ब थी। मुझे यकीन था कि ये गाड़ियां मूसा खान के उसी गोदाम की तरफ जा रही हैं जहां से अभी हम लोग आए हैं। आर्मी वालों ने हैरत अंगेज उजलत का मुजाहरा करते हुए न सिर्फ उस गोदाम का सुराग लगा लिया बल्कि पेशकदमी भी कर दी।